मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और चुनाव के अपडेट तो हम आपको देंगे ही, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में वोटिंग शुरू। सुबह से ही मतदान करने पहुंच रहे हैं लोग। कार्तिकेय चौहान ने भी डाला वोट। आज मध्य प्रदेश के धार में जनजाति गौरव दिवस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल होंगे शामिल। वर्चुअली जुड़ेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुना में हनुमान प्रतिमा पर लगाया मैला। आक्रोशित लोगों ने मंदिर के बाहर की जमकर नारेबाजी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। भोपाल में मंत्री कृष्णा गौर के बेटे से 3,19,000 रुपए की ठगी। मुंबई से आरोपी सैफ अली चाउस गिरफ्तार। मुख्य आरोपी कॉलर राकेश यादव की तलाश जारी। इंदौर में टेंट हाउस के गोडाउन में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। इधर सीधी में 2 मंजिला बिल्डिंग में भी लगी आग। तो अब सबसे पहले बात करेंगे 2 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की, बल्कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 1 घंटा वोटिंग को हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और अब आपको बता दें कि तकरीबन 57 मिनट से ज्यादा मतदान हो गया है। विधानसभा विजयपुर और विधानसभा बुधनी में यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। इन 2 विधानसभा सीटों से ना तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही राज्यसभा का गूढ़ा गणित, चूंकि विधायक ही राज्यसभा सांसद को चुनते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन एक माहौल क्रिएट होता है, चूंकि ये दोनों सीटें बड़ी हाई प्रोफाइल हैं। एक जहां पर कांग्रेस का विधायक था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी में आ गए, विजयपुर, और फिर मंत्री बनाए गए, केंद्रीय मंत्री। उसके बाद उसी पार्टी में ही मनमुटाव शुरू हुआ और फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इस्तीफा दिया। चुनाव का ऐलान हुआ, लड़ रहे हैं। और दूसरी बुधनी, जो कि मध्य प्रदेश की एक समय में सबसे हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी। शिवराज सिंह चौहान जो लगातार मुख्यमंत्री रहे, कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, 16 वर्ष से ज्यादा तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, लोकसभा का चुनाव लड़ा, विदिशा से चुने गए, अभी देश के कृषि मंत्री हैं। तो वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है और ये पहला घंटा, वोटिंग का पहला घंटा पूरा होने वाला है। महज 1.5 मिनट बाकी है। 1.5 मिनट बाद पहला घंटा पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये 2 सीटों से जब कोई ना तो सरकार की सेहत पर फर्क पड़ने वाला है और ना ही राज्यसभा का गूढ़ागणित कोई बदलने वाला है, फिर इतनी लड़ाई दिलचस्प क्यों? देखिए, खेल परसेप्शन का है कि कौन कितना काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही कि किस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी के राज्यों में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पिछले 2 चुनाव के अकॉर्डिंग 2014 और 2019 के लिहाज से देखें तो किसी भी चुनाव को अगर कोई जीतता है तो उसका मोरल हाई होता है। तो हमारे 2 संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि विजयपुर में जो पहला घंटा रहा है वो उसमें क्या वो देख रहे हैं। नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ विजयपुर से और जुड़े हुए हैं, विवेक पटैया बुधनी से। लेकिन नासिर गौरी किसके साथ हैं, कहां पर मौजूद हैं, किस बूथ पर हैं, पहले घंटे की रिपोर्ट क्या है, वो बताएंगे आपको। देखिए राहुल, मैं रामनिवास रावत जी के घर पे मौजूद हूँ और कुछ ही देर में यहाँ से वो निकलने वाले हैं। पहले वो यहाँ से चिमचिम नरेश जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अपने गांव सुनवई है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर वोट करेंगे। लेकिन अगर 1 घंटे की बात करें तो अभी लोगों में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है वोटिंग को लेकर, क्योंकि सुबह का वक्त है, थोड़ा सा महिलाएं घर से जल्दी नहीं निकल पाती हैं। लेकिन हाँ, पुरुषों का जो पहुँचने का दौर है वो शुरू हो गया है। और लेकिन इस बार का जो चुनाव है बेहद खास है,
चाहिए, क्योंकि हम देखें 1957 से लगातार यहाँ पर जो चुनाव रहे, 15 बार जो चुनाव हुए उसमें 9 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी जीती है। लेकिन ये जो सीट थी कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ से 6 बार रामनिवास रावत जी हैं वो यहाँ से विधायक लगातार रहे थे। लेकिन विकास के मुद्दे का लेकर वो यहाँ से बीजेपी में चलेगा और उसके चलते अब यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। तो दोनों इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से जो घटनाक्रम 2 दिन से लगातार चले आ रहे हैं, मारपीट की जो घटनाएं हुई, फायरिंग की जो घटनाएं हुई, उसके बाद से पुलिस और प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट है। और यहाँ पर जितने भी जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर खास तौर पर बहुत विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है, वेबकास्ट किया जा रहा है। और यही वजह है कि 164 क्रिटिकल मतदान बनाए गए हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा अति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन ने लेकिन अब वोटर्स जो हमने बात की थी, तो वोटर्स का ये कहना था भले ही बात की जाती हो जातिवाद की, लेकिन वो विकास के मुद्दे पर यहाँ पर वोट देने के लिए निकल रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में यहाँ से रामनिवास रावत है वो वोट डालने के लिए निकलेंगे, तो हम भी उनके साथ में जाएंगे, पूछेंगे कि किस तरह का माहौल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस जो सीट को जीतने के लिए पहले दिन से, यानी कि जब से बीजेपी में रामनिवास रावत शामिल हुए हैं तब से इस सीट पर जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। खुद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए की सौगात इस क्षेत्र में दी। और कहीं ना कहीं वो चुनाव प्रचार में भी यही बात कहते रहे कि आप हमारा साथ दीजिए, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ आगे मिलेगा। लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और उनके साथ में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहाँ पर लगातार कैंप किए रहे। और यही वजह है कि आज भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, 9 बजे वो श्योपुर में पहुंच जाएंगे, वहां से मॉनिटरिंग करेंगे, पूरी मतदान की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। और यही इसी को देखते हुए बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी 1 बजे एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी आप रामनिवास रावत के घर पे हैं, 6 बार से विधायक रहे हैं कांग्रेस के और लोकसभा चुनाव में बीजेपी में आ गए। लोगों में इसके बाद क्या रिएक्शन है? यहाँ के चुनावी, जब आपकी लोकल रिपोर्टर से बात हुई, स्थानीय लोगों से बात हुई, ये चुनाव इतना दिलचस्प कैसे हो गया? चूंकि रामनिवास रावत तो केंद्रीय मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया है विधानसभा से अपने, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये विधानसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए? देखिए रामनिवास रावत प्रदेश सरकार में वन मंत्री है और वन मंत्री है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर इस तरह से आगे बढ़ रही है कि रामनिवास रावत ने पद की लालच में बीजेपी में चले गए। और यही वजह है कि वो वोटर्स के पास लोगों को ये कैश कराने की पहुंच रही है। लेकिन यहाँ का जो चुनाव है केवल जातिवाद के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो 2 लाख से ज़्यादा 2,57,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उसमें 60,000 जो संख्या है वो आदिवासियों की, फिर उसके बाद दूसरी जो जाति है वो कुशवाहा की है। तो ऐसे में आदिवासी जो कैंडिडेट है मुकेश मल्होत्रा है, तो वो कहीं ना कहीं इस सीट पर जो जातिवाद का फैक्टर चल रहा है, लेकिन वोटर बहुत ज्यादा साइलेंट है, वो ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है कि किसके पक्ष में। अच्छा, ये एक चीज आपने कहा, आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रही है कि ये जातिगत आधार पर ये चुनाव बहुत इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पिछले दिनों जो गोली कांड हुआ आदिवासी पर, क्या उसका इंपैक्ट है या नहीं है? और 2-3 दिन पहले देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि 2 दिन पहले घटना हुई और आदिवासी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकजुट रहता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। ये तो देखिए अभी से शुरुआत हुई है कि एक पक्ष के द्वारा, क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया है एक बंटी रावत नाम का, तो उसका कनेक्शन बीजेपी से जोड़कर कांग्रेस के लोग बता रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर देर रात तक उन्होंने हंगामा किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिसके बाद 15 से जो ज़्यादा नेता थे कांग्रेस के उनको हिरासत में ले लिया गया, विधायक, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष कांग्रेस को, उन सबको हिरासत में लिया गया और उनको फिर बाद में ज्यादा ही उन्होंने फिर हंगामा किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। तो समझ सकते हैं कि इस चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी बहुत ज्यादा है और कोई भी चाहे वोटर्स हो, वोटर से आप सोचे कि नॉर्मली वो आपको कुछ बता दे कि हाँ ये इसके पक्ष में माहौल है या इस मुद्दे को लेकर माहौल है या वो इस तरह से वोट करने निकलेगा, कोई भी वोटर्स निकलने इस चीज को जग जाहिर नहीं कर रहा है, यानी कि खुलकर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा माहौल नहीं जाहिर भी नहीं करना चाहिए। देखिए चूंकि नासिर आप भी जानते हैं वोट बहुत ही गोपनीय होता है, वो किसी को भी दें ये उनका राइट है
और हम लोग भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, वो किसी को भी दें, जितने कैंडिडेट हैं वो उनमें से किसी को दें। लेकिन एक माहौल होता है ना कि लोगों के बीच में वो कोई नारा रट जाता है, कोई बात बैठ जाती है कि हाँ इस बार इनको जिताना है, वो तो सब हुई। लेकिन अभी आगे का शेड्यूल आप ये बता रहे हैं कि रामनिवास रावत के आप घर के बाहर मौजूद हैं, वो यहाँ से पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद अपने गाँव जाएंगे। और बाकी कांग्रेस के प्रत्याशी और दूसरे प्रत्याशियों का क्या शेड्यूल है? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी अपने घर से वोट डालने के लिए निकल चुके हैं और उनकी पत्नी ने हालांकि कुछ बड़े आरोप भी लगा दिए हैं कि उनको पुलिस के लोग साथ में लेके गए, लेकिन पुलिस के लोगों को सुरक्षा इसलिए पुलिस की सुरक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा था, 2 दिन से हंगामा हो रहा था। पुलिस ने जो उनके साथ में गार्ड रहते हैं वो तो है ही है, लेकिन पुलिस ने अब उनको एडिशनल सुरक्षा दी है, उसके साथ में वो वोट डालने के लिए अपने गाँव से निकले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो चुनाव है बेहद खास है। अब देखना यही है कि जो वोट है विकास के नाम पर पड़ते हैं, जातिवाद के नाम पर पड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं विवेक, मैं नासिर आपके पास आऊंगा दोबारा जब रामनिवास रावत वहां से निकलेंगे। विवेक पटैया बुधनी विधानसभा सीट से जुड़े हुए। विवेक, एक वक्त था कि बुधनी मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहां से लड़ते थे और फिर मुख्यमंत्री वो मध्य प्रदेश के चुने जाते थे। तो मैं अभी जानना ही चाहता हूं कि अभी वहां क्या माहौल है। 1 घंटे वोटिंग को हो गए हैं, आप किस बूथ के बाहर हैं और वहां क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपकी कह रही वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए राहुल, मैं इस वक्त जैत में मौजूद हूँ, जो शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव है, और कुछ ही देर बाद वो यहाँ मतदान करने के लिए भी पहुँचेंगे परिवार के साथ। और जैत के आदर्श मतदान केंद्र पर जो है सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। बाकायदा इस मतदान केंद्र को जो है आदर्श मतदान केंद्र का नाम दिया गया और उसको मतदान केंद्र को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। और आप देख सकते हैं मतदाता जो है मतदान करने के बाद सेल्फ़ी भी ले रहे हैं, सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पर बना रखा है और उसके बाद सेल्फ़ी के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मतदान केंद्र के अंदर का नज़ारा आप यदि देखेंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत है। लोकतंत्र की वो तस्वीर है जो जनता का अधिकार बताती है कि जनता का जो अधिकार है वो ये है कि एक समय जो मतदान का अधिकार जनता को पास रहता है तो वो फिर जो है अपने लोकतंत्र में अच्छे जनप्रतिनिधियों का अधिकार लगी हुई है। सुबह 8 बजे आप देख सकते हैं कि मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अभी इसके पहले जहाँ गए थे शाहगंज, वहाँ ज़रूर जो है उत्साह कम दिखाई दिया, लेकिन जैत गांव में आप देख सकते हैं उत्साह जो है मतदाता का वो यहाँ पर लंबी कतारों के रूप में देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर बाद शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश के 18 साल तक जब पहुँचते हैं तो जो है पूरी फैसिलिटी। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक पटैया। आप जैत गांव में मौजूद हैं, जो शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव है। थोड़ी देर में वो मतदान करेंगे यहाँ से। नासिर ने भी अपनी रिपोर्ट बताई कि रामनिवास रावत मतदान करेंगे थोड़ी देर में और मुकेश मल्होत्रा भी उसकी बात करेंगे। निकल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी वोट डाला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है, अच्छी बात यही है कि कार्तिकेय चौहान भी यहाँ के एक कैंडिडेट थे कि इनको भी टिकट मिले, लेकिन देखिए मतदान किया, उसके बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती, मौका मिले तो भी अच्छा, मौका ना मिले तो आगे मिले, उसकी संभावना। ये शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र हैं, इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जैत गाँव में वोट डाला है, जो इनका पैतृक गाँव है। उसके बाद मुस्कुराता हुआ ये चेहरा। चुनाव का पहला राउंड है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप आने वाले 5 साल अपने क्षेत्र के लिए चुन रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आने वाले 4 साल इन सीटों पे जो विकास होगा, इन सीटों पे जो जनप्रतिनिधि होगा वो आपकी विचारधारा का होना चाहिए, जो आप ठीक समझते हैं वो होना चाहिए। अब विजयपुर बुधनी के अतिरिक्त भी कई खबरें हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गुना में थाने का घेरा हुआ है।
आक्रोशित लोगों ने मृगवास थाने का घेराव किया। एक थाना है, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। छतरी वाले बालाजी मंदिर के बाहर भीड़ मौजूद है। असल में हनुमान जी की प्रतिमा को गंदा करने का मामला है। बताइए, भगवान की प्रतिमा को भला गंदा कौन कर सकता है? अगर आप कोशिश भी करेंगे तो हो नहीं पाएंगे, वो तो भगवान है, ईश्वर है वो। तो बहरहाल लोगों में लेकिन आक्रोश है, लोगों की आस्था है हनुमान जी में। उसके बाद ये भारी भीड़ आप देख सकते हैं, छतरी वाले बालाजी मंदिर के बाहर भीड़ मौजूद है। और लोगों की आस्था पे अगर चोट होता है तो लोग एकजुट होते हैं। वहाँ पे प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और लोग चाह रहे हैं कि जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको इंदौर लेकर चलते हैं। टेंट हाउस के गोडाउन में आग लग गई है। फायर की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अभी ये हमें जानकारी मिल रही है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। ये नेहरू नगर रिहायशी क्षेत्र में गोडाउन स्थित है जहां पर आग लग गई है। टेंट हाउस के गोडाउन में आग लगी है और आप जानते हैं कि अगर टेंट हाउस के गोडाउन में आग चूंकि बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है, लेकिन अभी जानकारी ये मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि ये टेंट हाउस का जो गोदाम है वो शायद किसी रिहायशी इलाके में रहा होगा, लेकिन लाखों का सामान तो इनका जला। ये आग आगे और बढ़ पाती, उसके पहले काबू कर लिया गया। देखिए यहाँ पर बाकायदा जेसीबी वगैरह पहुंचकर तुरंत तार को हटाया गया जिससे आग और ना फैले। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सारे एहतियात दिखे गए। फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर मौके पहुंची और अभी खबर ये है कि आग पर काबू पाया जा चुका है। और रवि सिसोदिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कैसे हादसा हुआ? आग पर काबू तो पा लिया गया, स्थिति क्या है वहां पर? चलिए, रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसे ही उन तक आवाज आती है तो उनसे कोशिश करते हैं कि एक बार बात की जाए। ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल, बोलिए रवि, बोलिए। हाँ जी, ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल रहवासी क्षेत्र में बना, गोडाउन जो है रहवासी क्षेत्र में बना हुआ था और पुलिस फायर ब्रिगेड के लिए भी बड़ा चैलेंज था कि जल्द जो आग है उस पर काबू पाया जाए। फायर की टीम ने आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो गोडाउन में इसमें रखा हुआ लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गोडाउन में आग लगी थी। जी, शॉर्ट सर्किट की वजह से गोडाउन में आग लगी थी। धन्यवाद इस जानकारी के लिए रवि। इंदौर के विजयनगर इलाके में शगुन आर्किड बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर में स्थित कंस्ट्रक्शन ऑफिस में आग लग गई। इस आग के कारण पूरी बिल्डिंग में काला धुआं फैल गया। जानकारी के मुताबिक जिस समय ये आग लगी उस समय ऑफिस बंद था। करीब 35 से ज़्यादा लोगों को पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम ने, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके निकाला है। एक और आग की खबर है। 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्डिंग में कबाड़ रखा हुआ था। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। 2 मंजिला बिल्डिंग में यहां पर आग लग गई। ये सीधी से खबर है। भैया आग विकराल हो गई। ये कबाड़ कहां तक है? खबर भोपाल से है। 14 से 20 नवंबर तक कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। करकेली स्टेशन पर कनेक्टिविटी के चलते ट्रेनों को निरस्त किया गया है। रेलवे ने 12 ट्रेनों को फिलहाल निरस्त किया है, जैसे कि जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस निरस्त है, अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस निरस्त है, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस निरस्त है, रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस निरस्त है, रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस निरस्त है, कटनी चिरमिरी पैसेंजर निरस्त है, दुर्ग कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस निरस्त है, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस निरस्त है। अब असुविधा में यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करा लिया, अपनी प्लानिंग तय कर ली, रेलवे ने पहले नहीं बताया और अब बताया कि ट्रेनें निरस्त हैं, 139 पर कॉल कर लीजिए। और एक रिकॉर्ड ये भी बता दे, पिछले 2 साल में रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहीं ट्रेनें निरस्त हुई हैं तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। ये जनरल नॉलेज है, आप बता दीजिएगा अगर कहीं आएगा। और दूसरी बात, एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, जब आपकी ट्रेनें निरस्त होती हैं तो वहां से मालगाड़ी दौड़ती हुई चली जाती है। ये भी आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। तो आम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं
रेलवे से कि ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना लिया और उसके बाद अब मध्य प्रदेश का भी नंबर आ गया, क्योंकि गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की ये खबर है और ये जो खबर है कई छत्तीसगढ़ की ट्रेनें भी निरस्त हुई हैं जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ती हैं। तो साक्षी त्रिपाठी, मैं आपसे जानना यही चाहता हूं कि ये किस वजह से निरस्त हुई हैं, वजह क्या है? जी बिल्कुल राहुल, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जो लाइनें हैं बिलासपुर मंडल के अंतर्गत आती है। अच्छा। करकेली स्टेशन पर लगभग तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी का कार्य चल रहा है, जिसके चलते रेलवे ने 12 ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। तो 14 से 20 नवंबर के बीच तक जो है वो यात्राएं जो है निरस्त रहेंगी। लगभग 12 से अधिक जो ट्रेनें हैं उनकी जो यात्राएं हैं निरस्त रहेंगी। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया है कि यात्रियों को इसके चलते अगर कोई भी असुविधा होती है तो हेल्पलाइन नंबर जो है रेलवे का 139 उस पर संपर्क करें। हालांकि कई ऐसे ट्रेनें हैं जैसे कि जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस, दुर्ग कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली जो ट्रेनें हैं वो 14 से लगभग 20 नवंबर तक ये कनेक्टिविटी कार्य के चलते जो है वो निरस्त की जाएंगी। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका। यानी कनेक्टिविटी की वजह से, बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से ये निर्णय लिया गया है कि इन ट्रेनों को निरस्त किया जाए। थर्ड लाइन का जिक्र कर रही हैं यहाँ पर साक्षी त्रिपाठी। धन्यवाद साक्षी जानकारी के लिए आपका। और अब चूंकि अपने दर्शकों को अपडेट करने का वक्त ये है कि कैसे उन्हें 2 मिनट में 20 खबरें बता दी जाए, तो चलिए उसी का रुख कर लेते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच मुख्य मुकाबला है। जशपुर में जनजाति गौरव दिवस के लिए आज पदयात्रा शुरू होगी। मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम साय शामिल होंगे। जांजगीर चांपा में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। 2 आरोपियों ने लिफ्ट मांगकर घटना को अंजाम दिया। दुर्ग में करंट की कोरबा पुलिस ने एक टैंकर में 800 लीटर अवैध डीजल जब्त किया। ड्राइवर रात का फायदा उठाकर भाग गया। भिलाई में एक घर में 8 लाख की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खुर्सीपार जोन 1 की घटना है। दुर्ग पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को 18 किलो गांजा के साथ पकड़ा। अंजोरा पुलिस ने कार्रवाई की। कोरबा के कुसमुंडा खदान में कार्यरत कर्मचारी काम बंद करके हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ सरकार ने सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांगों को मान लिया, जिसके बाद संघ ने धरना समाप्त कर दिया। पिंडरा में 2 टीआई समेत 15 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। एसपी भावना गुप्ता ने आदेश जारी किया। पिंडरा में एसपी भावना गुप्ता ने लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जांजगीर में जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया। राजनांदगांव पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिनियम 1967 की विवेचना की गई। गरियाबंद में मोहम्मद आयान साइकिल से अजमेर तक सफर करेंगे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। रायगढ़ में धान खरीदी की तैयारी पूरी हो गई है। इस साल 105 समितियों में धान खरीदी की जाएगी। सूरजपुर में इस बार धान की बंपर पैदावार, जिसे लेकर किसान उत्साहित हैं।